Hello friends, welcome back to your favorite chemistry channel, Chemistry with Prashant. Here today I will discuss with you electrolytic cell and electrochemical cell in chapter electrochemistry in class 12th. Friends, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसी में सारी चीज़ें बेस्ड हैं, बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी बताना ज़रूरी है आप लोगों को, जिससे आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में हम लोग समझते हैं। इसकी जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम समझते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक बड़ा सा बीकर बना लिया मैंने और उस बीकर में मैंने वाटर प्लस NaCl रख लिया। वाटर प्लस NaCl का सल्यूशन है ये। NaCl आप लोग सब लोग जानते हैं। इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी है, करंट फ्लो करने के लिए कुछ लगा दिया है, ऐसा समझ लें। और इस बैटरी को मैंने यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है। तो देखिए जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर करंट हम लोग पास करेंगे, यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट करेंगे, वैसे ही क्या होगा, जो केमिकल है यहाँ पर केमिकल मैंने क्या लिया है, NaCl। तो जो केमिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में और करंट का फ्लो होने लगेगा थ्रू द आयंस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो मेन चीज़ है वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी changes to chemical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। किसमें? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। डायग्राम देख लीजिए। एक बीकर मैंने बनाया है, उस एक बीकर में मैंने दोनों इलेक्ट्रोड्स डाल दिए हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। बैटरी यहाँ पर लगा दी है और जैसे ही बैटरी, सपोज करिए यहाँ पर हम एक स्विच भी लगा देते हैं, और जैसे ही ये कनेक्टेड नहीं, और जैसे ही ये कनेक्टेड होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है और ये NaCl किस में टूट जाता है, ये Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है और ये करंट का फ्लो करने लगता है। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए Na+ और Cl- बनाया है, पर यहाँ पर कई सारे Na+ और Cl- होंगे। जैसे सपोज करिए 1 मोल NaCl है, तो अगर 1 मोल NaCl है तो वहाँ पर 6.022 × 10⁻23 नंबर्स ऑफ NaCl होंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। तो ये डायग्राम देख लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, वो बताते हैं। सबसे पहले इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ इसको। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि पूरे चैप्टर में उसी से रिलेटेड चीज़ें आती रहेंगी, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग 2 बीकर बनाते हैं अलग अलग। एक बीकर मैंने ये बना लिया, एक बीकर मैंने ये बना लिया, और यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशन भर दिए। सपोज करिए एक में मैंने सॉल्यूशन भर दिया है ZnSO4
जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, और एक में भर दिया है कॉपर SO4 CuSO4 कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोड डाला है जिसको जिंक इलेक्ट्रोड बोलते हैं। यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड डाला है और यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा दिया है और फिर यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है और वो इलेक्ट्रोड है फ्रेंड्स कॉपर का। तो जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो है कैथोड और जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो है एनोड। जो यहाँ पर एनोड होता है वो निगेटिव होता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है करंट का फ्लो उसके अपोजिट होता है। तो करंट का फ्लो इस तरफ होगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। और देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग एक ब्रिज बनाते हैं जिसको सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। सॉल्ट ब्रिज ये क्या चीज़ है दोस्तों? ये है सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर KI का सल्यूशन होता है और यहाँ पर कॉटन्स लगे होते हैं और ये KI का सल्यूशन जो होता है वो अगर जेली में लगा होता है। अगर जेली में होता है। तो देखिए होता क्या है, मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पर हमने अब स्विच ऑन हो गया, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर कहीं आपको बैटरी नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर केमिकल चेंजेस हुए और तब जाकर यहाँ पर करंट का फ्लो हुआ। करंट का फ्लो दिखाने के लिए हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं करंट का फ्लो दिखाने के लिए। ये करंट का फ्लो दिखा देगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरा फिगर बना दिया, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब हम एक एक डिस्क्रिप्शन लेके चलते हैं। पहले आप फिगर अच्छे से देख लीजिए, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, हमारे सॉल्ट ब्रिज का क्या वर्क है, ये सारी चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे। चलिए, फिगर आपने नोट कर लिया तो मैं फिगर हटा देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ आपको रिएक्शंस बताने हैं। चलिए फिगर अभी बना रहने दीजिए। रिएक्शंस एट एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? एनोड पर देखिए क्या रिएक्शन होगी। Zn से Zn 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो सभी लोग जानते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? इसमें जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं और करंट का फ्लो इधर हो रहा है। तो देखिए Zn से Zn 2+ 2 इलेक्ट्रॉन। और तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नोट भी कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, नोट कर लिया मैंने, आप लोगों को भी समझ में आ गया। फिर देखते हैं एट कैथोड। कैथोड पर क्या हो रहा है? ध्यान से देखिएगा। कैथोड पर हो रहा है कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर सॉलिड बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जिंक था और जिंक किस में ऑक्सीडेशन हो गया? जिंक 2+ में। तो ये जो जिंक का एनोड था ये जिंक सॉलिड था और ये गया कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये धीमे 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 गलता चला जाएगा, ख़त्म होता चला जाएगा, इसका डिप्रिशिएशन हो जाएगा। इसके अपोजिट देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट से कॉपर 2+ और सल्फेट 2- बनता है। वो कॉपर 2+ क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और कॉपर सॉलिड बनता है।
तो वो धीमे धीमे सॉलिड क्या होता है, यहाँ पर जमता चला जाता है और कॉपर की रॉड क्या होती जाती है, मोटी होती जाती है, और यहाँ पर जिंक की रॉड क्या होती जाती है, डिप्रिशिएट होती जाती है, कम होती जाती है, इसका डिप्रिशिएशन होता जाता है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में पूरा बसा लीजिए, सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। अब मैं ऐसा करता हूं, अब मैं इसको हटा देता हूं और आपको आगे ले जाता हूं। अब देखिए जो कंप्लीट रिएक्शन आई वो क्या आई, कंप्लीट रिएक्शन, वो देखिए क्या है, कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन Zn से Zn2++2 इलेक्ट्रॉन एट एनोड की थी, और कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर सॉलिड बना, ये कैथोड की रिएक्शन थी। अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा Zn प्लस कॉपर 2+, यानी Zn सॉलिड और कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड और Zn2+। ये पूरा नोट कर लीजिए। अब देखिए आपको आगे बताते हैं क्या होगा। अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके माइंड में कि सॉल्ट ब्रिज जो मैंने बनाया था, उस सॉल्ट ब्रिज का क्या वर्क है, क्यों मैंने बनाया था उसको। तो ये रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद में मैं बताता हूं वर्क ऑफ सॉल्ट ब्रिज। वर्क ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। अगर एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो ये सारे क्वेश्चंस आप बोर्ड में बड़े अच्छे से कर लेंगे। जैसे सपोज करिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द वर्क ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। अगर आपको पता है अच्छे से तो आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि वास्तव में सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो देखिए सॉल्ट ब्रिज का क्या होता है। पहला तो ये है कि न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन्स न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। सेकंड है इट कंप्लीट्स द सर्किट। तो ये दोनों चीजें आप नोट करिए। मैं दोबारा से सेल का बना के डायग्राम आपको बताता हूं कि ये दोनों चीजें किस तरह से होती हैं, कैसे ये कंप्लीट करता है सर्किट को और कैसे न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए फिर से बनाते हैं और सॉल्ट ब्रिज का वर्क अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज। अगर समझ में अच्छे से आ गया तो फिर आप कभी भी किसी को भी बता सकते हैं। थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं एन इलेक्ट्रोड को और यहाँ पर एक बीकर बनाते हैं अच्छा सा। आप लोग शायद मुझसे अच्छा बना लें। और यहाँ पर हम लोग सॉल्ट ब्रिज बना लेते हैं। यहाँ पर सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पर KI सोल्यूशन लगा लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ये फिर से एक पूरा का पूरा सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से एक इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 को ले लेते हैं और यहाँ पर कॉपर सल्फेट या CuSO4 को ले लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, Zn यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर Zn2+ ज़्यादा हो जाएगा इस वाले में, और जब Zn2+ हो जाएगा और वो बढ़ता रहेगा तो यहाँ पर ZnSO4 से तो Zn2++
SO4 2 माइनस निकला था, इसमें बड़ा बड़ा थोड़ा लिख देते हैं। देखिए Zn SO4 से Zn 2 प्लस प्लस सल्फेट 2 माइनस, ये तो निकला ही था, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है तो ये टूटे ही होंगे, टूट ही जाएंगे। और यहाँ से जो Zn निकल रहा है Zn 2 प्लस, तो ये तो है ही, और साथ में Zn 2 प्लस इलेक्ट्रोड से भी आ गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो गया। उस एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को बराबर करने के लिए कुछ निगेटिव चार्ज चाहिए। वो निगेटिव चार्ज कहाँ से आएगा? वो निगेटिव चार्ज आएगा I माइनस से, और वो यहाँ पर आ जाएगा I माइनस, और इसको मेंटेन कर लेगा, न्यूट्रल कर लेगा Zn 2 प्लस को। तो इतना समझ में आ गया, इस वाले बीकर का समझ में आ गया कि सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, कि यहाँ पर Zn 2 प्लस आ जाएगा, उसको मेंटेन, उसको न्यूट्रलिटी करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए I माइनस आ जाएगा, इधर तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब इधर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर कॉपर सल्फेट टूटेगा, कॉपर 2 प्लस प्लस सल्फेट माइनस में, और ये कॉपर सल्फेट इसके इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे उनको गेन कर लेगा और कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा, और वो कॉपर सॉलिड यहाँ पर आ जाएगा। जब कॉपर सॉलिड आ जाएगा तो सल्फेट माइनस आयन ज़्यादा हो जाएंगे, तो निगेटिव चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। उस निगेटिव चीज़ को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर जो ये पॉजिटिव है कि वो यहाँ पर आ जाएगा और इसको न्यूट्रल कर देगा। तो पहला वाला तो हो गया कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। दूसरा है या कि सर्किट को कैसे कंप्लीट करता है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ से I माइनस आ जाएगा तो ये सर्किट कंप्लीट होगा, यहाँ से K आ जाएगा तो ये सर्किट कंप्लीट होगा। तो दोनों ही जो मैंने आपको बताए थे कि I माइनस और जो दो चीज़ें मैंने सॉल्ट ब्रिज की बताई थी कि एक तो ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और दूसरा सर्किट को कंप्लीट करता है। तो देखिए पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट का फ्लो बराबर चलता रहा, काफ़ी टाइम तक चलता रहा। अगर ये सॉल्ट ब्रिज ना होता तो थोड़े ही समय में करंट का फ्लो ख़त्म हो जाता। तो ये पूरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आज का ये वीडियो था। इसमें अभी एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा आपको समझ में आ गया तो उस चीज़ को हम निकालेंगे जिसको EMF बोलते हैं, EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं पढ़ता हूं EMF ऑफ द सेल। EMF of the cell, electromotive force of the cell। ठीक है, क्या होता है EMF ऑफ द सेल? चलिए निकालते हैं। इसको E सेल बोलते हैं, E सेल। और E सेल क्या होता है? E ऑफ, जहां पर रिडक्शन हो रहा था, E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। सिंपल सा है। E सेल कैसे आपको निकालना है? EMF ऑफ द सेल या E सेल आपको कैसे निकालना है? E ऑफ रिडक्शन माइनस E ऑफ ऑक्सीडेशन। तो फ्रेंड्स रिडक्शन कहां पर हो रहा था? राइट हैंड साइड वाले में। तो इसको हम लोग E राइट भी लिख सकते हैं, E राइट माइनस E लेफ्ट, या फिर हम लोग इसको ER माइनस EL भी लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो E राइट होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, वो हमेशा ज़्यादा होगा। E लेफ्ट का जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, हमेशा कम होगी। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो E राइट की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, E लेफ्ट की वैल्यू हमेशा कम होगी। टोटल वैल्यू जो आएगी यहाँ पर वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको एक मैं एग्जांपल भी इसका बता रहा हूँ। जैसे हमने जो अभी सेल लिया था, वहाँ पर जो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो था 3.4 वोल्ट, 0.34 वोल्ट कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। और जो जिंक का था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मीन्स जिंक 2 प्लस से
जिंक का बनना उसका क्या था, -0.76 वोल्ट। तो अगर जो पिछला सेल था अगर उसी का ई सेल या ईएमएफ ऑफ द सेल पूछा जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो कॉपर का है 0.34 माइनस जिंक का है 0.76। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 0.34 प्लस 0.76 और ये हो जाएगा 4 और 6 10, 1 कैरी 7 और 3 10 और 1 11 11 और 2 के बाद पॉइंट आएगा, इतना वोल्ट आएगा। टोटल सेल का जो वैल्यू आएगी 1.10 वोल्ट आएगी। इस तरह के आपको और भी एग्जाम्पल मिलेंगे, वो सारे और एग्जाम्पल करिए। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 5th वीडियो था। इसके बाद में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 6th वीडियो बहुत जल्दी देने वाला हूं और उसमें हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के और एग्जाम्पल और कोलाश लॉ के और एग्जाम्पल, कोलाश लॉ के एप्लीकेशन समझेंगे। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 6th वीडियो होगा। ओके फ्रेंड्स, देन टेक केयर, बाय बाय एंड नोट ऑल दीज थिंग्स। ओके फ्रेंड्स, तो और सारे एग्जांपल्स करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोलाश लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलाश लॉ।